नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोम पाठशाला में। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, यानी माध्य क्या होता है या माध्य कैसे निकाला जाता है, माध्य के बारे में जानेंगे। ये जो सांख्यिकी चैप्टर है ना भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही काफी है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड में 10 नंबर का यह चैप्टर है, यानी ये पूरा चैप्टर पैकेज है ना जो 10 नंबर का है। इसमें रहता है माध्य, माध्यक और बहुलक। ये तीनों बातों को हम 3 वीडियो के जरिए आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य पे चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में माध्यक पे, तीसरे वीडियो में बहुलक पे, यानी 3 वीडियो के जरिए हम इस सांख्यिकी चैप्टर को पूरी तरह खत्म कर। तो भाई सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक होता है वर्गीकृत आंकड़े और एक होता है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े के बारे में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, यानी कि ये सब जो आंकड़े हैं ना 2, 4, 6, 8, 10 ये होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। और वर्गीकृत आंकड़े की बात करें ना तो ये बांटा हुआ रहता है, मतलब आंकड़ों को बांट दिया जाता है। जैसे कि आपको बता दें, देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि देखिए ये जो आंकड़ा दिया गया है ना ये है वर्गीकृत आंकड़ा, जो कि सरल आंकड़ा है, यानी ये वर्गीकृत का सरल आंकड़ा है। और ये इसको बोल रहे हैं हम लोग अवर्गीकृत आंकड़ा। तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है, कल्पित माध्य कैसे निकाला जाता है, पग विचलन विधि द्वारा माध्य कैसे निकाला जाता है। और ये सब है ना F1, X1, D, H, U, A, सिग्मा F1 X1, सिग्मा F1 D1, सिग्मा F1 U, ये सभी के बारे में आसान भाषा में आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो भाई देखिए, वर्गीकृत आंकड़ों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा अवर्गीकृत आंकड़ों को भी देख लेते हैं कि भाई अवर्गीकृत आंकड़े जो होते हैं ना आपको 9th क्लास में पढ़ना होता है, परंतु भाई क्लास 10th में भी इससे कुछ प्रश्न आ जाते हैं माध्य में। तो जैसे कि भाई माध्य में आपसे क्या पूछेगा, अवर्गीकृत आंकड़ा ऐसे होते हैं, तो भाई इसमें इसका माध्य निकालने के लिए पूछ देगा। जैसे है ना 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य निकाले, तो भाई माध्य का मतलब होता है औसत। आप इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ लिखे ना जो माध्य का मतलब ही होता है औसत। तो देखिए भाई प्रश्न नंबर हमारा पहला कह रहा है कि 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य निकालना है। अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए ऐसे एग्जाम में तो आप कैसे निकालिएगा? आपको कुछ नहीं करना है, ये सभी संख्या को जोड़ देना है, यानी पदों की संख्या को जोड़ना है। तो कितना हो गया, 2, 4, 6 और 6 12, 12 8 20 और 20 10 30, जोड़ने पे हमको मिल रहा है यहाँ पे 30। और जितना संख्या है ना उतना से भाग दे देंगे। 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से हम भाग लगा दिए तो 5 6 के 30 कट गया, यानी 6। ये हमारा 6 माध्य आ गया। ये हुआ अवर्गीकृत आंकड़े वाला आंसर। यानी अवर्गीकृत में माध्य अगर पूछेगा तो हमको ऐसे ही पूछते हैं, और ये पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा सवाल इसका यह उठता है, देखिए 2 4 6 x 12 आंकड़े का माध्य 26 है, तो x का मान ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि भाई ये माध्य है ना, माध्य 26 दे दिया गया है, तो माध्य बराबर क्या होता है, ये 26 तो माध्य है। मान लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए कि आपका माध्य दे दिया है 26, तो ये होता है ना पदों की संख्या, जो ये होता है ना पदों का योग। यहाँ लिखिए पदों का योग, बट्टों में पदों की संख्या होता है, मतलब जितना पदों है पदों की संख्या, ये फार्मूला होता है। अगर फार्मूला याद करना चाहते हैं तो, है कि नहीं। तो भाई पदों का योग अगर देखे तो 2 4 6 x 12, तो योग कितना है भाई, 2 + 4 + 6 प्लस x प्लस में 12 है, यही है ना। अब पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 पद है, यानी 5 पद है यहाँ पे, है कि नहीं, 5 लिख दिए। और ये माध्य जो दिया है वो 26 दे दिया है। अगर ये भागा में इधर जाएंगे तो गुना में हो जाएंगे, तो 26 गुने 5 कर देंगे इधर, और इधर हमको क्या ऊपर प्राप्त हो गया, ये हो गया 2 4 6 और 6 6 12, और x में 12 तो जुटेंगे नहीं, तो 12 12 फिर हो गया 24, यानी इधर मिला 24 + x का ही मान निकालना है। अब देखिए ये 26 बचे हो जाएगा 130, है कि नहीं। और ये 24 प्लस में इधर जाएंगे तो कितना में हो जाएंगे, माइनस में, तो यही x का मान हमारा निकल गया। अगर 130 में से -24 होगा तो ये 106 हो गया, यानी x का मान हमारा आ जाएगा 106। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाई ये 2 प्रश्न है ना, ऐसे करके ही आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 प्रश्न पूछते हैं आपके अवर्गीकृत आंकड़े के। यानी अगर सांख्यिकी चैप्टर के माध्य पे आपसे प्रश्न आए अवर्गीकृत आंकड़ों के तो वो ऐसे आएंगे। अब देखते हैं हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। तो भाई वर्गीकृत आंकड़े है ना, उसको 3 प्रकार से माध्य निकाला जाता है। पहला ये है प्रत्यक्ष माध्य विधि द्वारा, दूसरा है कल्पित माध्य विधि द्वारा, तीसरा है पग विचलन विधि द्वारा। तो भाई ये तीनों विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। तो भाई आप किसी एक विधि को भी सीख सकते हैं, परंतु एग्जाम में कभी कभी बोल दिया जाता है कल्पित माध्य द्वारा, पग विचलन माध्य द्वारा, या कभी बोल दिया जाता है कि तीनों विधि द्वारा माध्य निकालें, और 5 नंबर का प्रश्न रहता है। भाई ऐसे करके प्रश्न दिया जाता है, तो यहाँ पे आपको तीनों विधि को सीखना जरूरी है। और भाई आज का वीडियो बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में हम लोग तीनों विधियों को एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। तो भाई देखिए
सबसे पहले हमारा यह एक प्रश्न है जो कि प्रत्यक्ष माध्य और कल्पित माध्य इससे निकाला जा सकता है, परंतु इससे पग विचलन विधि द्वारा माध्य नहीं निकाला जा सकता है। और क्यों नहीं निकाला जा सकता है ये हम आपको आगे बताएंगे। तो भाई देखिए, प्रश्न कह रहा है किसी स्कूल की कक्षा X के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक का माध्य ज्ञात करें। तो ये माध्य ज्ञात करने कहा है, ये नहीं कहा है कि कौन माध्य ज्ञात करना है। तो भाई हम सबसे पहले प्रत्यक्ष माध्य ज्ञात करते हैं, नॉर्मल से इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं। भाई यह हमारा है एक सरल आंकड़ा, तो इसको द्वारा माध्य निकालना है तो हम सबसे पहले प्राप्तांक को x लिखेंगे, प्राप्तांक को हम x1 दे देंगे और विद्यार्थियों की संख्या है ना उसको हम बारंबारता करते हैं। भाई ये है वर्गीकृत आंकड़ा, यानी कह रहा है यहाँ पे यह कह रहा है कि 10 नंबर लाने वाले यानी 10 प्राप्तांक लाने वाले एक विद्यार्थी है, 20 वाले भी एक है, 36 नंबर लाने वाले 3 विद्यार्थी है, ऐसे करके कैटेगरी में बांट दिया गया है। भाई आपको समझना होगा कि वर्गीकृत और अवर्गीकृत में क्या अंतर होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका गाँव है, मान लीजिए ये आपका गाँव है और गाँव में बहुत सारे आदमी आप सब मिलकर रह रहे हैं। अब ये सोचिए कि ये सब मिलकर रह रहे हैं, तो मान लीजिए गांव की जनसंख्या 100 है, मान लीजिए सपोर्ट डेट। तो आपको अगर कह दे कि मान लीजिए गांव में 100 लोग हैं, सिर्फ यह डाटा दे कि आपके गांव में 100 लोग हैं, है कि नहीं, तो ये हो गया अवर्गीकृत आंकड़े। परंतु अगर आपसे यह कह रहे हैं कि आपके गाँव में जनरल हैं जो 25 हैं, फिर SC हैं जो 20 है, ST हैं जो 15 है, ऐसे करके बांट देना, यानी कास्ट के जरिए ही बांट दे, तब ये हो गया वर्गीकृत आंकड़े। तो इसी को बांटा है, यानी प्राप्तांक इतना इतना दे दिया है कि मानी 50 नंबर लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 56 नंबर लाने वाले 2 विद्यार्थी हैं। इस आंकड़ा को हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़ा, और वर्गीकृत आंकड़ा में यह एक सरल आंकड़ा है। तो भाई सरल आंकड़ा के द्वारा हम कल्पित माध्य का उपयोग कर सकते हैं मान निकालने के लिए और प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे पग विचलन विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो भाई देखिए, हम इसको प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो भाई ये हमारा x1 हो गया जो कि प्राप्तांक है, और यहाँ पे f1 दे देंगे जो कि बारंबारता होता है। तो भाई इन दोनों का मान अगर हम लिखे तो ये हमारा है 10 ऊपर से लिखे, फिर हमारा है 20, फिर देखिए 36, यहाँ देखिए 10 20 36 फिर 40 है, फिर 50 आ रहा है। तो देखिए 36 के बाद हमारा 40 आया, फिर हमारा 50 आया, फिर हमारा 56 आ रहा है ना, फिर हमारा 60 आ रहा है यहाँ पे, फिर हमारा 60 आ रहा है, फिर हमारा 70 आ रहा है, फिर हमारा 72 आ रहा है, और फिर अगला मान जो हमारा है वो 80 है। या मान देखिए अगला मान हमारा 80 है, तो हम 80 यहाँ पे लिखेंगे। फिर हमारा 80 के बाद 88 है, देखिए 80 के बाद 88 है तो हम 88 लिखे। फिर 88 के बाद हमारा 92 है, फिर हमारा 95 है। अब देखिए यही हमारा प्राप्तांक था, प्राप्तांक को हमने लिख लिया। अब सबको कॉलम में कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से एक लाइन इधर पार देते हैं। अब देखिए बारंबारता देखें, यानी विद्यार्थियों की संख्या देखें, तो भाई 10 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी थे, 1 विद्यार्थी थे। फिर 20 नंबर 1, 36 नंबर 3, 40 नंबर 4, 50 नंबर 3, 56 नंबर 2, फिर 4, फिर 70 नंबर 4, फिर 72 नंबर 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है। तो भाई ये जो है ना, ये बारंबारता को f1 करते हैं, और इसका योग को हम जोड़ लेते हैं, जिसको हम n भी कहते हैं, है कि नहीं, जिसको हम n भी कहते हैं, और नहीं तो इसको हम सिग्मा f1 कहते हैं, सिग्मा f1। सिग्मा ये जो दिया जाता है ना, इसका मतलब होता है समेशन, और समेशन का मतलब होता है योग, यानी कि f1 का योग। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए कितना होता है, ये 1 1 2 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 4 18 18 4 22 22 1 23 23 1 24 24 2 26 3 29 1 30, ये हमारा आया 30। अगर एक बार और जोड़ लेते हैं तो देखिए 3 1 4 2 6 2 8 4 12 4 16 2 18 3 21 4 25 25 3 28 28 2 30, यानी कि 30 ही आ रहा है, यानी कि हमारा सिग्मा f1 आ गया 30। अब देखिए अगर आपको प्रत्यक्ष माध्य निकालना है तो भाई प्रत्यक्ष माध्य का एक फार्मूला होता है। देखिए प्रत्यक्ष माध्य निकालना है ना, प्रत्यक्ष माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो भाई इसका फार्मूला होता है एक नॉर्मल सा, उसको कहते हैं, ये फार्मूला आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं सिग्मा f1 x1 बट्टे में होता है सिग्मा f। यही आपका फार्मूला होता है माध्य निकालने के लिए। तो भाई देखिए ये फार्मूला होता है, अगर हम सिग्मा f1 x1 देखें तो इसको हम कह देंगे ना सिग्मा f1 x1 कहते हैं,
और सिग्मा F1 ये है और सिग्मा X1 ये है। दोनों को गुना करके यहाँ लिख देते हैं। तो 10 गुने 1 कितना हो गया, 10 हो गया यहाँ पे। फिर 20 गुने 1 हो गया 20। भाई अभी तो स्टार्टिंग है। जब हम कल्पित माद, पग विचलन विधि का माद और एक अच्छा सा प्रश्न लेंगे ना, तब वहाँ पे मजा आएगा। वहाँ पे U निकलेगा, H निकलेगा, D निकलेगा, ये सब निकलेंगे ना, तब मजा आएंगे। भाई देखिए ये 36 तिया अगर देखें तो ये हो गया 36 तिया टोटल 108 होता है कि नहीं। 40 चौ 160 होता है और 50 तिया 150 होता है। 56 दूनी अगर देखें तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 यानी 11, 112 हो गया। 60 चौ 240 होता है। 70 चौ 280 होता है। और 72 में 1 से गुना करेंगे तो 72 ही होगा। 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 होगा। देखिए भाई इन दोनों को हम गुना करके यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखिए 88 में 2 से गुना करेंगे तो ये 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16, 1 17, 176। और 92 तिया 2 तिया 6, अनुतिया 27 यानी 276। 1 गुने 95, ये 95 हो जाएंगे। और इसको हम जो होता है ना सिग्मा F1 X1 जितना भी आया सबको हम जोड़ के नीचे लिखेंगे। तो देखिए भाई अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो लास्ट वाले अंक को जोड़ते चल जाते हैं। तो देखिए 6 5 11, 11 छो 17, 17 दू 19, 19 दू 21 और 21 8 29 यानी कि यहाँ पे 9। दूसरे वाले को जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3 छो 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 4 19, 19 8 27 और 27 और 7 हो गया 34, 34 8 हो गया 42, अब 42 और 7 हो गया 49 होता है। और 49 7 56 और 56 9 65 यानी 65 के 5 और ये 29 हुआ था ना, तो 65 दो कितना हो गया भाई 67, 67 यानी बाकी का 6 हो गया था। देखिए तीसरे वाले कब जोड़ लेते हैं तो 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7 और 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13 और 13 छो 19 हो गया। यानी कि भाई ये हमारा आ गया 1979। देखिए सिग्मा F1 X1 हमारा आ गया 1979। तो भाई यहाँ पे लिख देते हैं 1979 हमारा आ गया सिग्मा F1 X1। और सिग्मा F1 जो आया था हमारा इसको जोड़ने पे ये हमारा आया था 30। अगर इसमें इससे भागा करेंगे तो आप भाग लगाइए, तो भाग लगाएंगे तो इसको काटेंगे 30 छक्के 180 यानी 6 मतलब ये कटा। और 180 यहाँ बचा 18, यहाँ बचा 17 और यह 9, फिर 30 बचे लगेगा 150 है ना, 150 यानी 65 हो गया यहाँ पे। और पॉइंट देंगे अगर 150 लगाइएगा तो फिर बच जाएगा 290 यानी अब लगाएंगे आप 30 नमा 270 और यहाँ पे बच जाएगा 20 और 20 बच जाएगा, फिर लगा दीजिएगा 30 छक्के 180 यानी ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 65.96। भाई ये तो हमारा था प्रत्यक्ष माद यानी नॉर्मल माद। अगर निकालने कहे आपको बोर्ड में सिर्फ आपको माद निकालने कहे, ये नहीं कहे कि कल्पित माद निकालना है, पग विचलन विधि द्वारा निकालना है, तो भाई आप कुछ नहीं सोचिएगा। नॉर्मल रूप से सबसे आसान तरीका है प्रत्यक्ष माद, इसी से आप माद को निकाल लीजिएगा। परंतु अब वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं और एक ऐसा प्रश्न लेते हैं ना जिसके तहत हम तीनों विधि द्वारा माद को निकाल सकते हैं और तीनों विधि में हमारा आंसर सेम आएगा। तो भाई देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये भाई है आपका मैराथन वाला सवाल। अब मैराथन के लिए तैयार हो जाएगा भाई। अगले 10-20 मिनट आप अपने दिमाग को शांत करिए, आप कुछ नहीं करिए, बस आपको सुनना है। जैसे जैसे हम करेंगे ना बस आपको सुनना है हमारी बातों को। आप सांख्यिकी में माद में कभी नहीं घबराइएगा। अगर नहीं सुनिएगा तो भाई आपको दिक्कत हमेशा होगा। तो भाई देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को छोड़िए ना भाई, यहाँ पे हमारा दिया है महिलाओं के शिक्षकों का प्रतिशत और राज्यों और संघों का क्षेत्र बांट दिया, यानी कि 6 राज्यों में इतना इतना के बीच में, इतना इतना के बीच में। अब ये जो है ना ये 15 से 25 दिया है, 25 से 35 दिया है, ये भी है जो वर्गीकृत आंकड़ा है, परंतु इसको हम कहते हैं सतत वर्गीकृत आंकड़ा। क्या कहते हैं भाई, सतत वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत ये जो होते हैं सतत वर्गीकृत यानी वर्ग अंतराल में होते हैं 25-35, इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को लिखेंगे इसको और फिर हम लिखेंगे अपना बारंबारता यानी F1 को। तो देखिए भाई ये हमारा है वर्ग अंतराल एक होता है ना। अब देखिए एक होता है वर्ग अंतराल, इसको लाइन खींच देते हैं। अब ये हमारा होता है बारंबारता। ये दोनों आपको सवाल में दिए होंगे, ये दोनों चीजें हैं ना आपको एग्जाम में सवाल में दिए जाएंगे, जैसे कि ये दोनों दिया हुआ है। तो भाई हम लोग वर्ग अंतराल देखें तो पहला वर्ग अंतराल हमारा 15 से 25 है, दूसरा हमारा है 25 से 35, तीसरा हमारा है 35 से 45, चौथा हमारा है 45 से
55। पचमा हमारा है 55 से 65। फिर आगे हमारा है 65 से 75, 65 से 75। और भाई यहाँ पे एक वर्ग अंतराल और दिया है जो लास्ट में है, जगह नहीं था तो यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि है भाई 75 से 80 है। यहाँ पे 80 होगा, 81 लिखा हुआ है। अब देखिए इसको हम कॉलन में रखते हैं और वर्ग अंतराल अब बारंबारता को हम लिख लेते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल और बारंबारता हो गया। ये दोनों रहेंगे ना, वो आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे, ये दोनों हमेशा आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे। अगर हम वर्ग अंतराल 15 से 25 के बीच में देखें तो 6 है, इसको हम F1 कहेंगे। और फिर है 25 से 35 के बीच में 11, फिर है 7, फिर है हमारा 4, फिर हमारा 2 है, फिर हमारा 1 है। इतना ही है हमारा। तो भाई देखिए यहाँ पे बनाने से पहले आपको एक बात और ध्यान देना होगा, यानी कि इन तीनों का फार्मूला क्या होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष माद का फार्मूला लिखते हैं, जो कि पहले भी हमने लिखा है, प्रत्यक्ष माद। तो कि भाई प्रत्यक्ष माद का नॉर्मल सा फार्मूला होता है सिग्मा F1 x1 और होता है सिग्मा F1। बस इतना हो गया और कुछ नहीं। अब देखते हैं हम कल्पित माद का। अगर हम देखें कल्पित माद का, ये होता है हमारा A प्लस, बात को ध्यान देखिए और देखिए A प्लस सिग्मा F1 D1 सिग्मा F1। इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपको आसान से याद हो जाएगा। और एक हमारा होता है, देखिए हम ऊपर ही लिख लेते हैं, और एक हमारा होता है पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। इसमें आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला हमको होता है A प्लस सिग्मा F1 D1 बट्टे में सिग्मा F1 और गुना में H होता है। सॉरी गाइस, यहाँ पे हो जाएगा D1 नहीं, यहाँ पे सिग्मा F1 और U1 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे U1 होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले हम लोग x1 देखते हैं। तो भाई x1 देखिए, x1 को हम कहते हैं वर्ग चिन्ह, इसको हम कहते हैं वर्ग चिन्ह। और भाई देखिए वर्ग चिन्ह का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप याद रखिए। वर्ग चिन्ह का फार्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टे में 2। ये बात ध्यान रखिए, इसका फार्मूला होता है, देखिए ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा बट्टे में 2। ये होता है वर्ग चिन्ह बराबर वर्ग चिन्ह। ये फार्मूला आप याद रखिए, ये हमारा होता है वर्ग चिन्ह। अब देखिए तो वर्ग चिन्ह को हम लोग x1 कहते हैं। देखिए ये वर्ग चिन्ह उस टाइम पे हम लोग प्रतांक को लिख रहे थे, जो प्रतांक हमारा आ रहा था ना उसको लिख रहे थे। अब देखिए ये हो गया, ऐसे पार लेते हैं। अब देखिए हमारे सामने उठा वर्ग चिन्ह का मसौदा। तो भाई वर्ग चिन्ह को निकालने के लिए ऊपरी सीमा निम्न सीमा को दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे। अगर 15 और 25 को हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 40, और 40 का आधा करें तो होता है हमारा 20, है कि नहीं। यहाँ देखिए 25 और 35 हो जाएगा 60, और 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा। 35 और 45 का जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और 80 का आधा हो जाएगा 40। यहाँ पे 10 बढ़ते जा रहा है और आगे भी 10 बढ़ेंगे। तो यहाँ 40 है तो यहाँ 50 होंगे, यहाँ 60 होंगे, यहाँ 70 होंगे, यहाँ 80 होंगे। नॉर्मल बात है। नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए, ये है 75, तब यहाँ 85 होना चाहिए, यहाँ 85 होना चाहिए, तब सही होगा हमारा। देखिए ये 75 है और ये 85 है, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पे होते हैं 160, और 160 का आधा होता है हमारा 80, जो कि 80 यहाँ पे आया है कि नहीं। अब देखिए हमारा F1 निकल गया, x1 निकल गया, तो हम F1 x1 इससे निकाल सकते हैं। अब हमको पास समस्या आई F1 D1 निकालने की और F1 U1 निकालने की, तो हम D1 भी निकाल लेते हैं और U1 भी निकाल लेते हैं। तो भाई D1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए D1 का एक फार्मूला होता है जो कि होता है x माइनस ए, x1 माइनस ए। अब देखिए ये तो x1 हमारा वर्ग चिन्ह है, आप तो देख रहे हैं x1 हमारा कितना है वर्ग चिन्ह। पर आपके सामने यह समस्या आती है कि भाई ये a क्या होता है, a हम कहाँ से लाएं। तो भाई a होता है ना वर्ग चिन्ह में से हम किसी भी संख्या को a मान सकते हैं, या तो 20 को मान लें या 30 को मान लें, किसी भी कुछ। परंतु हम जो होते हैं ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम बीच वाली संख्या को मानते हैं। देखिए जो ऊपर से 3 है नीचे से भी 3 है, तो ये बीच वाली संख्या हमारा होगी 50,
ये नहीं कि 60 को ही मानेंगे तब भी हमारा आंसर आएगा भाई। हम बीच वाली संख्या को इसीलिए मानते हैं ताकि बराबर से कैलकुलेशन हो पाए। तो देखिए इसको क्या करते हैं, ये 50 मान लिए, ये हमारा हो गया ए, यानी ए बराबर हमारा यहाँ पे हो गया ए, यानी ए बराबर यहाँ पे हो गया हमारा 50, यानी ए बराबर हमने मान लिए 50। कितने मान लिए? 50। ठीक है। अब देखिए जब हमने ए को 50 मान लिया, और देखिए जब ए को हमने 50 मान लिया तो हमको D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए शर्त है x1 माइनस ए। तो x1 कितना है, x हमारा कितना है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x1 20 है। अगर हम 20 माइनस ए करेंगे यानी 20 में 50 घटाएंगे तो क्या कह रहा है, 20 माइनस 50 ही कह रहा है ना, इतना ही तो करना है। अब देखिए 20 में 50 घटेगा तो ये होगा -30। क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो हो जाएंगे माइनस, और चिन्ह ज़्यादा है माइनस का तो यहाँ पे होंगे -30। अब यहाँ पे आप बात को गौर करिए, देखिए ये हमारा इस वाले वर्ग अंतराल में अगर देखते हैं तो यहाँ पे है एक संबंध हमारा है 30। अगर वैसे ही x1 माइनस ए करें यानी 30 माइनस 50 करें, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे 30 माइनस 50 करते हैं तो हमारा कितना होगा, यहाँ पे होगा -20। आप यहाँ पे लिखने की कोशिश नहीं करिए, जो हम कर रहे हैं ना वो समझने की कोशिश करिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब तो देखिए आगे हमारा आया 40, यानी जब 40 में से -50 करेंगे तब हमारा आ जाएगा -10। अब ऑब्वियसली अब देखिए अब 50 आया, यानी अब 50 में से 50 घटाएंगे, यानी x हमारा 50 है और a भी हमारा 50 है। तो जब 50 में से 50 घट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे 0 है कि नहीं। अब देखिए हमारे पास आया अगला 60। जब हम 60 में से 50 घटा रहे हैं तो हमारा आएगा 10। और आपको ये पता होना चाहिए कि आगे वाले में से हम घटा रहे हैं क्योंकि D1 का फॉर्मूला होता है x1 माइनस a1। यहाँ पे आपको D का फॉर्मूला लिखना है कि x माइनस a इसका फॉर्मूला होता है, यानी x1 माइनस a इसका फॉर्मूला होता है, इसीलिए हम 60 में से 50 घटा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 70 में से हम 50 घटाएंगे तो जब 70 माइनस 50 होगा तो यहाँ पे होंगे 20। जब 80 माइनस 50 होंगे तब यहाँ पे होंगे 30। अब देखिए यहाँ पे मिला -30 -20 -10 0 10 20 30। इतनी बात को आप ध्यान दीजिए और इस सारणी को देखिए। तो अब देखिए ये तो हमारा आ गया D1 और ये हमारा है F1, यानी कि F1 D1 भी हमको निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसकी समस्या सुलझ गई, कल्पित माध्य की भी समस्या सुलझ गई और प्रत्यक्ष माध्य का समस्या तो पहले से सुलझा था। परंतु अब समस्या आती है हमारा पग विचलन विधि का, जिसमें हमको एक नया चीज निकालना होगा U1। अब U1 क्या होता है, तो भाई U1 को हम एक फार्मूला देते हैं, U1 को x1 माइनस a बटे h कहते हैं। अब भाई h कौन सी वाला है, अब देखिए U1 तो फार्मूला हो गया कि U1 बराबर हम निकालेंगे x1 माइनस a बटे h। तो भाई h कौन सी फला है, h है ना वो अंतर है, और वो अंतर किसका है, वो वर्ग अंतराल का अंतर होता है। अगर इसके सामने में देखिए तो 45 से 55 है, तो यहाँ बीच में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। देखिए 55 65 है, 10 का अंतर है, इस अंतर को ही हम कहते हैं h। तो यानी कि यहाँ पे हमको अगर U1 निकालना है तब हम क्या करेंगे कि x1 माइनस a बटे h फार्मूला लगाएंगे, इतना करेंगे तब हमारा U1 निकलेगा। अब देखिए एक कॉलम इसका कॉलम बना लेते हैं सभी का, फिर U1 हम निकालते हैं। तो देखिए U1 निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, x1 माइनस a। तो भाई यहाँ पे आप बात को गौर करिए कि यहाँ पे हम x1 माइनस a निकाल लिए थे कि नहीं, तो ये x1 माइनस a ही है ना, -30 आया जो x1 माइनस a है, यानी कि d बटे h ये फार्मूला हो गया। तो भाई यहाँ पे है -30 और इसको भागा कितना से करना है, h जो हमारा है 10। तो -30 में अगर 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -3, है कि नहीं। -30 में अगर 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा -3। -20 में अगर 10 से भाग करेंगे तो ये होंगे -2। अगर -10 में 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे -1। अगर 0 में 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएंगे 0। समझ रहे हैं कि बात नहीं, जिसके ऊपर भैंसासुर वो जल के भस्म हो जाते हैं। अब देखिए ऊपर है 10 और नीचे है 10, यानी 10 में जब 10 से भाग करेंगे तो ये हमारा आगे 1, 10 में 20 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2, और जब 30 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3। इतनी बात को आप समझे कि नहीं U1 हम कैसे निकालें। अगर भाई आप D1 निकाल रहे हैं तो U1 निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यह एक ऐसा चैप्टर है ना जो आपको खरे 10 नंबर देता है, यानी कुछ नहीं करना होता है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना होता है। तो भाई देखिए यहाँ पे हमारा निकल गया x1 D1 U1 और F1 तो है ही। अब भाई सारी समस्या आपकी दूर हो गई। अब बारी बारी जो खोज रहा है वो मान आप
लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर प्रत्यक्ष माध्य का मान लिखें तो ये मान रहा है सिग्मा F1 x1। तो भाई यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा F1 x1 और देखिए यहाँ पे एक कॉलम पारेंगे इसके लिए, देखिए इसका एक कॉलम हो गया। अब एक कॉलम देंगे सिग्मा F1 D1 का। अब देखिए एक कॉलम देते हैं हम सिग्मा F1 D1 का। असुविधा के लिए खेद है भाई, यहाँ पे देख रहे हैं स्थान की कमी है यानी प्लेस की कमी है, इसीलिए हम थोड़ा सा कम जगह में ले रहे हैं। तो भाई अब देखिए हमारा आ गया सिग्मा F1 U1 की बारी। तो भाई देखिए सिग्मा F1 और ये हो गया U1। अगर इसको हम देखें, इसको भी हम अंदर कर लेते हैं और सबका एक कॉलम बना लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपको मल्टीप्लिकेशन करना है यानी गुना करना है, और वो भी किससे, जो ऊपर लिखा है उससे। यहाँ पे गुना करना है सिग्मा F1 x1। तो भाई सिग्मा F1 हमारा इतना है, x1 हमारा कितना है, इतना है। इन दोनों को गुना करेंगे तो 20 छक्के कितना हो जाएगा, 20 और 6 को गुना करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 20 छक्के 180, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 में 30 से गुना करना है तो 11 तिया होता है 33 और एक शून्य देंगे तो 333 ये हो जाएंगे, क्योंकि F1 x1 को गुना कर रहे हैं इसीलिए इन दोनों को हम गुना कर रहे हैं। अब देखिए ये 7 है और 40, 7 में 40 से गुना करेंगे तो 40 सत्ते 280 होंगे और 50 चौ 200 हो जाएंगे और यहाँ 60 चौ 240 हो गए, 70 दूनी 140 हो गया और अगर 80 में 1 से गुना करेंगे तो ये 80 ही हो जाएगा। और इसको पूरा जोड़ के हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे स्थान कम है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, देखिए जोड़ेंगे तो। अब बाद में पहले F1 D1 को निकाल लेते हैं। तो भाई एक सिग्मा F1 D1 निकालना है तो F1 हमारा ये है और D1 हमारा कितना है, -30 है। ऊपर देखिए अगर हम 6 में -30 को गुना करेंगे तो हमारा हो गया 30 छक्के 180, यानी कि ये भी हो जाएगा 180 जो कि शुरू में माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दूसरा में है -20 है, -20 में 11 से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुना करेंगे तो 11 दूनी हो जाएंगे 22 और 1 जीरो, यानी यहाँ पे हो जाएंगे -22 जीरो यानी कि 220। अगर हम यहाँ पे देखिए अब आ गया -10 और यहाँ पे 7 है तो 10 सत्ते हो जाएगा -70। अब यहाँ पे हमारा आ गया 0, 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे तो ये तो 0 ही होगा। यहाँ पे है 10 और यहाँ पे है 4 यानी 10 चौ हमारा हो गया 40। यहाँ पे हमारा है 20 और यहाँ पे हमारा है 2 यानी ये कितना हो गए 20 दूनी, ये भी हो गए 40। यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 1 है यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे 30 इकाई 30। अब देखिए सिग्मा F1 U1 को निकालते हैं। भाई ये हो रहा है बवाल, आप बातों को ध्यान दीजिए। तो भाई देखिए सिग्मा F1 U1 को देखते हैं। तो भाई सिग्मा F1 हमारा भाई नज़र मत हटाना, नज़र गरा के रखना। यहाँ पे देखिए F1 हमारा ये है, U1 हमारा -3 है। 6 - 3 में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -18। ये है 11, ये है -2 तो 11 दूनी कितना होता है -22। 11 दूनी 22 होता है, परंतु यहाँ पे माइनस है इसीलिए -22 लिखें। 7 में -1 से गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा -7। 0 में किसी भी अंक से गुना करेंगे 0 होगा। 4 में अगर 1 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पे हो गया 4। 2 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया हमारा 4। भाई 1 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो गया 3। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक आप वीडियो में बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सच में दिल से बुरा लगता है। भाई ऐसे मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो भाई अभी तो माध्यक और बहुलक की बारी बाकी है, तो भाई अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल घंटी को जरूर दबाओ क्योंकि जब माध्यक वाला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई देखिए यहाँ पे एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं अपनी इस बातों को। देखिए F1 x1 जो हमारा था, अगर 20 छक्के 120 करेंगे तो यहाँ पे 120 लिखें तो देखिए भाई यहाँ पे 180 लिख दीजिए। भाई सॉरी यहाँ पे 120 होगा, इसीलिए प्रश्न को बनाने के बाद एक बार रिटर्न जरूर करना चाहिए क्योंकि भाई मैथ है, कभी भी किसी से गलती हो सकता है। आप कितना भी सही क्यों नहीं बनाइएगा, परंतु एक गलती के कारण आपका सभी गलती हो सकता था। अभी हम जोड़ लेते तो यहाँ पे हमारा गलती हो जाता। भाई यहाँ पे 120 है, 11 में अगर 30 से गुना करें तो ये भी हो गया 11 या 33। अब सही लग रहा है 40, 280 और ये 200 और ये 240, ये 140, ये 80 ठीक है। अगर इसको देखें तो 30 छक्के 180 ये ठीक है और 11 दूनी 22 हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया, 0 हो गया, 40 40 ठीक है। अब ठीक है भाई, अब ठीक लग रहा है। देखिए अब देखिए 18 22 7 0 4 4 हाँ 4, अब कोई गलती नहीं है भाई। देखिए अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सबको जोड़ते हैं तो देखिए पहले 0 वाले को जोड़ेंगे तो देखिए 0 वाले तो 0 ही हो गए। यहाँ पे जोड़ते हैं 8 4 12 4 16, 16 8 24, 24 3 हो गया 27 और 27 2 हमारा हो गया 29, यानी 29 के 9 हो गए हैं कि नहीं। अब ये 9 हो गए। अब तीसरे अंक को जोड़ते हैं, 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 3 10 10 1 11 और 11 2 कितना हो जाएगा
13, यानी कि यहाँ पे आ गया हमारा 1390। यानी कहने का मतलब है कि सिग्मा F1 X1 का मान हमारा आया 1390। तो भाई यहाँ पे हम एक पेज की सहायता ले लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा क्या आ गया था, सिग्मा F1 X1 जो कि हमारा आया था 1390, है कि नहीं। ये हमारा हो गया 1390, ये डाटा तो मिल गया। अब हमको निकालना है सिग्मा F1 और D1। तो अगर सिग्मा F1 D1 को देखें तो इसको हम जोड़ते हैं। इसको हम कैसे जोड़ेंगे, तो भाई माइनस वाले को पहले अलग जोड़ लेते हैं और ये जो प्लस वाले हैं ना उसको अलग जोड़ लेते हैं। तो भाई अगर हम माइनस वाले को जोड़ें तो माइनस वालों को जोड़ने के बाद हमारा देखिए ये है 70 और ये है 180। तो 70 180 होते हैं 250 और ये है 250 और देखिए ये है 250 और यहाँ पे है कितना हमारा 220। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो ये हमारा हो गया 470, यानी कि माइनस में हमारा आ जाएंगे 470 और प्लस में अगर देखें नीचे वाले तो 40 40 80 और 80 और 30 हमारा कितना हो गए, 80 30 हमारा हो गए 110, यानी कि यहाँ पे 110। इन दोनों प्लस माइनस होंगे तो ये हो जाएंगे 360, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होते हैं और माइनस के चिन्ह अधिक है इसीलिए माइनस 360 हुआ। तो देखिए क्योंकि भाई इसमें माइनस करिएगा यहाँ पे आएगा। अब देखिए सिग्मा F1 D1 जो हमारा आ गया यहाँ पे लिख दीजिए माइनस 360। अगर बारी है सिग्मा F1 U1 की, तो भाई सिग्मा F1 और U1 को अगर हम देखें, सिग्मा F1 U1 को देखें तो देखिए माइनस वाले को अगर जोड़ लेते हैं तो 18 और 22 40 और 40 और 7 47, यानी माइनस 47 यहाँ पे हो गए। और प्लस वाला को अगर देखें तो 4 4 12 3 15 है, ठीक है। पर तो प्लस में है ना वो 15 नहीं आएंगे क्योंकि 4 4 8 3 11 ही होता है यार। तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये प्लस 11 हो जाएगा और इसको अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया माइनस 36, यानी कि यहाँ पे हमारा हो जाएंगे माइनस 36, है कि नहीं, ये सही होगा। अब देखिए ये माइनस 36 आ गए। तो भाई देखिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष माध्य का मान निकाल लेते हैं। तो प्रत्यक्ष माध्य का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम देखते हैं प्रत्यक्ष माध्य को, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा F1 X1 बटे सिग्मा F1, यही होता है ना। इस फार्मूला को अगर देखें तो इस फार्मूला में हमको क्या मिल रहा, और सिग्मा F1 X1 हमको निकला था 1390 निकला था। और देखिए सिग्मा F1 हमारा है 35, तो 35 हमारा सिग्मा F1 है कि नहीं। अगर सिग्मा F1 हमारा देखिए 35 को अगर देखेंगे तो कहाँ से इन दोनों को सबको जोड़ेंगे तो ये 35 ही होंगे। अगर इसको हम लगाएंगे यानी कि दशमलव में अगर इसको मान निकालना चाहते हैं, यानी कि इतना जो होगा ना ये हमारा दशमलव में आंसर होगा, यानी 39.71 ये दशमलव में हमारा आंसर होगा प्रत्यक्ष माध्य का। अगर हम लोग पग विचलन विधि द्वारा इसको बनाएं, अगर हम पग विचलन विधि द्वारा इसको देखते हैं तो भाई पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है, पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है, देखिए पग विचलन विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा F1 U1 बटे सिग्मा F1 गुने में h होता है, इतना ही होता है ना। अगर देखिए ये हमारा कितना माने थे, 50 माने थे, तो ये हमारा है 50 और प्लस में सिग्मा F1 U1 आ गया माइनस 36, यहाँ पे है माइनस 36, ब्रैकेट में इसको रखते हैं। और F1 हमारा कितना है भाई, ये 35 है, पूरा को अगर बराबर को जोड़े तो 35 आते हैं, यानी 35। अगर इसको हम 10 से गुना कर देंगे, अगर हम इसको काटे तो 5 सत्ते 35 कट गया और ये 5 दूनी 10 कट गया। तो देखिए यहाँ पे आ गया ऊपर माइनस 72 और नीचे 7 है, तो 7 का एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 7 होगा और 7 गुने 50 350 होगा। और यहाँ जो था वही होगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे और 36 दूनी कितने होंगे 72। अगर इसमें हम इसको माइनस करेंगे, 350 में 72 को माइनस करते हैं तब हमारा कितना आता है, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 और ये जो 7 हो गए और ये हमारा हो जाएगा 2, है कि नहीं, और यहाँ पे 7 है। अगर हम इसको भाग देंगे तो ये हमारा लगेगा 7 या 21 और फिर हमारा बच गया 6 और 7, तो 7 नंबर 63 हो गया, फिर 7 नंबर 63 हो गया तो एक 50 बचा, तो 50 में 17 49 लगाएंगे तो फिर 10 बचा, फिर 1 लगाएंगे, यहाँ पे भी आ गया 39.71 और ये देखिए यहाँ पे भी हमारा आ रहा है 39.71, यानी दोनों विधि से यहाँ पे आंसर सेम आ रहा है। एक विधि और अपना लेते हैं जो कि हमारा विधि है कल्पित माध्य। अगर कल्पित माध्य को देखते हैं तो भाई कल्पित माध्य से भी आंसर इतना ही आएगा। कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है, तो भाई देखिए कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा F1 D1 बटे सिग्मा F1। अब देखिए सिग्मा F1 D1 माइनस 360 है, ये हमारा 50 है, प्लस में माइनस 360 है सिग्मा F1 D1 बटे में सिग्मा F1 35 है, क्योंकि सिग्मा F1 हमारा 35 है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करें
तो नीचे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए एलसीएम लेंगे तो 35 आएगा, और 35 में अगर 50 से गुना करेंगे तो ये 0 तो हो गया, और ये 5 से गुना कर लीजिए आप, 0 तो आएगा ही, 25 हो गया ये, और 5 या 15 2 17, यानी 1750 यहाँ हो जाएंगे, और ये 35 भागे 35 1 होंगे, और 1 में 360 से गुना करेंगे तो 360 ही होंगे, और ये माइनस का चिन्ह तो रहेगा, यानी 360 माइनस हो जाएंगे। अगर इसको हम घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो ये यानी 1390/35, यानी 1390/35 यहाँ पे आया, तो इसका भी भाई वही आंसर हो जाएगा 39.71, क्योंकि भाई शुरू में भी 1390/35 आया था भाई। देखिए यहाँ पे जब हम प्रत्यक्ष माध्य निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष माध्य का भी हमारा आया था 1390/35, 1390/35, इसका भी आंसर वही हो, यानी कि तीनों विधि से हमने माध्य को सीख लिया। तो भाई अगर वीडियो को अच्छी तरह देखे होंगे, समझे होंगे, तो आपके लिए माध्य बनाना बहुत ही आसान है, और इन तीनों विधियों से माध्य बनाना भी और भी आसान हो गए हैं आज की वीडियो के बाद। तो भाई अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे माध्यक के बारे में कि माध्यक कैसे निकाला जाता है। तो भाई वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो शुभम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो।